तो फिर उसी के आगे स्टार्ट आज करना है मुझे। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ये हो गया था हम लोग का। अब इसमें हम लोग जो आज करेंगे उसमें केसी और केपी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर केसी या केपी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको कैसे करना है। तो देखिए, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए, इस इसमें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको एक पहले रिवर्सिबल रिएक्शन दी जाएगी जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को बिलोंग कर रही होगी, और उसमें उस रिएक्शन से रिलेटेड आपको इनिशियली कुछ डेटा भी दिया जाएगा। जैसे रिएक्टेंट के मोल्स आपको दे दिए जाएंगे, है ना, कितने मोल लेकर स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन। और आपसे ज्यादातर वो केसी या केपी की वैल्यू पूछेगा, है ना। फाइनली लास्ट में वो आपसे केसी या केपी पूछ रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम लोग को मोल्स के टर्म में केसी का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, है ना, मोल्स के टर्म में। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में एक सिमिलर ट्रेंड होता है क्वेश्चन का, और एक सिमिलर ट्रेंड पे क्वेश्चन कई बार आपको मिलेंगे, तो उनको पहले समझते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक वी लीटर का एक कंटेनर है, ठीक है। एक वी लीटर का क्लोज्ड कंटेनर है, और इस वी लीटर के कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसें मिक्स की जा रही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये आपको बता देगा ऐसे नाइट्रोजन के कितने मोल्स लेके चल रहे हैं हम लोग इनिशियली। यहाँ पे अभी मैं ए और बी मान रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल बी, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको वो एग्जैक्टली उसके जितने भी मोल लेके चल रहे होंगे वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो कुछ ऐसे ही होगी कि रिएक्शन आपका, पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख देंगे। तो N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसें रिएक्ट करके बना रही होंगी अमोनिया गैस, ठीक है। रिएक्शन आप लोगों को पता ही है, ये वाली रिएक्शन। और नहीं भी पता होगी तो आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार रिएक्शन दी जाएगी, उसकी हेडेक नहीं लेनी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो ये वाली हो रही होगी। अब इसमें करना क्या होता है, देखो हम लोग इसमें सबसे पहले लेते हैं टी इक्वल टू जीरो। दो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो वो टाइम है जब आपने रिएक्टेंट के ए और बी मोल रिएक्शन वेसल में आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो वो टाइम है व्हेन रिएक्शन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, और आपने नाइट्रोजन के ए मोल ले रखे हैं और हाइड्रोजन के बी मोल ले रखे हैं, है ना। तो ये मैंने ए मोल, जिसके जितने मोल है वो उसी के नीचे लिखने होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के नीचे मैंने ए लिख दिए, तो इसका मतलब इसके ए मोल है। हाइड्रोजन के कितने मोल है, बी मोल है। और अभी इस समय अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। टी इक्वल टू जीरो वो टाइम है व्हेन रिएक्शन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। आप अभी ऐड करने ही वाले हैं या जस्ट ऐड किया ही है आपने, तो अभी प्रोडक्ट के मोल जीरो है, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही यस 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 है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, मतलब ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। अभी मैं ए और बी ले रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल देगा इसके 2 मोल हैं या इसके 3 मोल है, ऐसे कोई डेटा भी आपको देगा। तो आपको फिर पूछेगा, क्या बोलेगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी का वैल्यू आपसे पूछेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 पे तो लिख ही लिया है। अब हम लोग सीधे सेकेंड कंडीशन जो लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं, है ना। कब लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, है ना। जब इक्विलिब्रियम आया होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा उस समय क्या सिचुएशन है उसके मोल्स हमें लिखने होते हैं। और ये वाली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वाली लाइन आप लोग बस अच्छे से समझिएगा कि ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना आ गया समझ में तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स लिखने होते हैं उसके लिए एक हम लोग बेसिक सा एजम्पशन ले लेते हैं, मान लेते हैं। एक यहाँ पर बेटा एजम्पशन लेकर हमें चलना होगा। यहाँ पे एजम्पशन क्या लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि वन मोल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, है ना, वन मोल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, है ना, रिस्पेक्ट में एक्स मोल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस। यहाँ पर एक बेसिक एजम्पशन आपको लेके चलना होगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो भी रिएक्टेंट है उसके वन मोल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में एक्स मोल रिएक्टेंट के क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, है ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना। ये बात कब की है, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है उस समय की बात है। तो ये मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आया उस समय एक मोल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में एक्स मोल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अच्छा, एक्स मोल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो मैं लिखने जा रहा हूँ, समझिएगा कि बेटा जैसे नाइट्रोजन के मोल्स आपको लिखने हैं इक्विलिब्रियम पे, तो देखो इस इनिशियली आप कितने लेके चल रहे हो, इनिशियली आपने ए मोल लिए इससे, ठीक है। अब इससे कुछ बेटा डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना, डिकम्पोज आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। अब कितने डिकम्पोज होंगे, तो अब आपको ऊपर देखना होगा कि नाइट्रोजन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, वन मोल है ना बेटा। और हम लोग ने एज्यूम कर रखा है कि वन मोल के रिस्पेक्ट में कितने मोल डिकम्पोज हो रहे होंगे, एक्स एक्स, है ना। इसका मतलब नाइट्रोजन के एग्जैक्टली एक्स से ही मोल डिकम्पोज हो रहे होंगे इक्विलिब्रियम। तो ये जो A माइनस एक्स है ये मोल होंगे नाइट्रोजन गैस के इक्विलिब्रियम पे, है ना। बोलो भाई, आ रही बात समझ में। यस अब जैसे आपको हाइड्रोजन के भी लिखने पड़ेंगे, है ना, तो हाइड्रोजन के बी लेकर तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है। अब लेकिन एक मोल हाइड्रोजन, अगर अब देखो ऊपर देखो, अगर एक मोल हाइड्रोजन होता तो बेटा एक मोल से तो एक्स डिकम्पोज होते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 मोल कोफिशिएंट है स्टाइकोमेट्रिक, तो 3 मोल के रिस्पेक्ट में कितने डिकम्पोज हो जाएंगे, 3x। तो हाँ, ये यहाँ मुझे लिखना होगा b माइनस 3x। हाइड्रोजन के जो मोल्स इक्विलिब्रियम पे होंगे इन टर्म ऑफ x हो जाएंगे b माइनस x। और अमोनिया के, अगर अमोनिया बेटा एक मोल होती तो x बनते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा 2 मोल अमोनिया है, तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, 2x। तो इस तरीके से हमें उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे सभी के मोल्स आपको x के टर्म में लिखने होंगे, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन के हो जाएंगे a माइनस एक्स, ठीक है, हाइड्रोजन के b माइनस 3x, और अमोनिया एक मोल होता तो x बनते, लेकिन बेटा यहाँ तो 2 मोल है तो 2x डबल बन जाएंगे, है ना। बोल भाई, ये बात किसी को ना समझ में आई हो तो बताओ। ये लाइन लिखनी हम लोग को अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसमें आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ये वाली लाइन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये लाइन अच्छे से लिख लेते हैं तो आपका केसी केपी सब कुछ निकल आएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यस सर। यस है ना। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर अमोनिया के 5 मोल बन रहे होते तो यहाँ पे क्या लिखते, 5x 5 है ना, ठीक ठीक। तो बस यही चीज समझनी है आप लोग को। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, केसी निकालना है ना। तो केसी का
एक्सप्रेशन पहले लिख देंगे, केसी हो जाएगा बेटा, पहले हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नफरत कर लेनी, रिएक्टेंट को मत देखो, है ना, आप पहले प्रोडक्ट को देखो। तो प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, अमोनिया के एक्टिव मास पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में और उसके मोल उसकी पावर में, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन होल क्यूब। तो ये तो आपने केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया है ना। अब ये जो एक्टिव मासेस होते हैं, ये एक तरह से मोलर कंसंट्रेशन ही होते हैं, ठीक है, और मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी ही है। तो अमोनिया के जैसे एक्टिव मास निकालना है तो इसका मतलब हो जाएंगे मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अमोनिया के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने बच रहे हैं, तो अमोनिया के बच रहे ए माइनस एक्स, तो ये हम लोग लेंगे ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कंटेनर का वॉल्यूम हमने वी लीटर मान लिया है, तो अमोनिया के एक्टिव मास हो जाएंगे ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। मोल में वॉल्यूम से डिवाइड करते ही उनके एक्टिव मासेस बन जाएंगे, है ना। जैसे अमोनिया का एक्टिव मास हो जाएगा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, ऐसे ही नहीं, ये अमोनिया का नहीं, ये तो सर नाइट्रोजन का 2x होगा ना। हाँ ठीक ठीक, ये नाइट्रोजन का होगा। पहले फिर हाइड्रोजन का लिख दो ऐसे, तो हाइड्रोजन का लिखना है, तो हाइड्रोजन के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने बच रहे हैं, तो b माइनस 3x डिवाइडेड बाई वी, और ऐसे ही अमोनिया के भी लिख देते हैं, चलो अमोनिया के हो जाएंगे, अमोनिया के 2x बन रहे हैं मोल डिवाइडेड बाई वी। तो जिस भी स्पेसीज के आपको निकालने हैं एक्टिव मासेस, उनके मोल में कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बस ये वैल्यूज आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, देखो नाइट्रोजन का एक्टिव मास यहाँ रख दीजिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर, अमोनिया का यहाँ पर, मतलब इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, और ये सारी एक्टिव मासेस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इससे आपको केसी मिल जाएगा। देखो अमोनिया का हो जाएगा 2x अपॉन वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का a माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, हाइड्रोजन का b माइनस 3x डिवाइड बाई वी होल क्यूब, है ना। अब इसमें एक v स्क्वायर से v क्यूब कैंसिल होगा, एक v बच जाएगा, है ना, और एक v और ये v v v मल्टीप्लाई होके v स्क्वायर, तो चौथी मंजिल ऊपर जाएगी तो वो v स्क्वायर ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स b माइनस 3x होल क्यूब, ये आपका केसी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो एक फॉर्मूला टाइप का आया है, लेकिन देखो ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, क्योंकि ये जो रिलेशन आ रहा है वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करेगा, तो याद करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो हजारों टाइप की होती है ना, पता नहीं किस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी जाए, तो आपको याद नहीं करना, बस ये प्रोसीजर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको समझना है आपको, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो केसी है वो ये आ गया, बाकी ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, जैसे ए दे देगा, बी दे देगा, है ना, वी दे देगा, केसी हो सकता है दे दे तो एक्स पूछ सकता है, या एक्स भी दे सकता है तो केसी पूछ लेगा, मतलब आपको कोई एक अननोन रखेगा, बाकी तो सारे वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, और कहीं भी कोई भी पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो उसको पूछ भी लीजिए। है ना, आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes. अच्छा एक आप लोग करके दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने रिएक्शन ली थी, रिएक्शन में चेंज कर रहा हूँ, दूसरी रिएक्शन ले रहा हूँ, SO2 प्लस O2 से SO3 बन रहा है, ये रिएक्शन है, और इसमें सभी गैसियस स्पेसीज हैं, और मान लेते हैं कि T = 0 पे SO2 के A मोल रिएक्ट कर रहे हैं,
और O2 के B मोल रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। SO3 अभी बना नहीं, 0 है। तो आपको Kc का एक्सप्रेशन बताना है इस क्वेश्चन में। Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम V ही है, V ले लीजिए, है ना। एक बार करिए, सभी लोग अटेम्प्ट करिए Kc का एक्सप्रेशन, जैसे ये अभी मैंने निकाला है इसी तरह का आएगा कुछ फॉर्मूला, तो एक बार निकालिए। यस सर, हो गया। हो गया। हाँ बताइए क्या आ रहा है Kc का एक्सप्रेशन? सर 2x स्क्वायर b अपॉन अपॉन b माइनस एक्स a माइनस 2x का होल स्क्वायर। So 2 नहीं 4. So 4x square. सर 4x square. हाँ, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 2x 4x स्क्वायर square v. 4x So 4x square 4x into स्क्वायर v. इंटू V whole square. A माइनस 2x होल स्क्वायर B माइनस x, Yes. है ना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही आएगा करेक्ट, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये बस ये चीज आपको लिखनी आ गई तो समझ लीजिए कि फिर 50% न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपके केवल इसी एक लॉजिक पे बेस्ड मिलेंगे, है ना। अब इसमें आप वही अज्यूम कर लीजिए कि 1 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में x मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो SO2 का a मोल तो ले ही लिया आपने, ठीक है, a मोल तो लेकर रिएक्शन स्टार्ट कर ही रहे, और यहाँ पे बेटा 2 मोल इसके लिए लिखे हुए हैं, तो a माइनस 2x, है ना, a से 2x डिकम्पोज हो जाएंगे, O2 के b से x डिकम्पोज हो जाएंगे, और SO3 के 2x बनेंगे। अब बस v से और डिवाइड कर दीजिएगा, तो v से डिवाइड करते ही ये इनके बन जाएंगे रिस्पेक्टिव एक्टिव मासेस, ठीक है। अब Kc के एक्सप्रेशन में रख दीजिएगा, पहले प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस लिख लीजिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। SO3 का हो जाएगा 2x अपॉन v होल स्क्वायर, और SO2 का हो जाएगा a माइनस 2x अपॉन v होल स्क्वायर, b माइनस x अपॉन v। तो v स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, बाकी ये बच रहा है आपका एक v बच जाएगा, तो चौथी मंजिल ऊपर ही जाएगी, फर्स्ट मंजिल से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू v एक ही बचेगा, v की पावर 1 होगी, डिवाइडेड बाई a माइनस 2x b माइनस x, ठीक है। बस ये आप लोगों का आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। Yes. अच्छा, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, भी बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन दे दिया जाए जिसका डेल्टा एनजी 0 हो, अगर ऐसी कोई रिएक्शन दे जिसका डेल्टा एनजी का 0 हो, तो उसके Kc के एक्सप्रेशन में v नहीं आएगा, मतलब v की पावर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 तो है नहीं,
इसमें तो निकालोगे तो -1 आ रहा है, या ऊपर वाले रिएक्शन में भी देखो तो डेल्टा एन जी 0 नहीं था। ठीक है, तो अगर डेल्टा एन जी 0 हो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो उसमें जो वॉल्यूम का टर्म होता है वो नहीं आता है। ठीक है, ये चाहो तो एक नोट में इसको लिख लीजिए, फॉर दोज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जिसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो, 0 हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, द एक्सप्रेशन या द वैल्यू ऑफ के सी इज इंडिपेंडेंट, द वैल्यू ऑफ के सी is independent from volume of solution, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या सॉल्यूशन जो भी है उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम का टर्म वहां पर नहीं आएगा, वो वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में आ गई सभी को? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं ना, इतना हम लोगों ने पढ़ा है, पहले न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल करना बनता है, चलो ये वाला करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, C3 वाला है, आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले रीड करेंगे फिर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन ए 1 लीटर वेसल। तो क्या किया गया, 1 लीटर का वेसल लिया गया, 1 लीटर का कंटेनर लिया गया, और उसमें नाइट्रोजन का ले लिया गया 1 मोल और हाइड्रोजन गैस का ले लिया गया 3 मोल। ठीक है, और उसको 1 लीटर के ही वेसल में प्लेस कर दिया है। फिर कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि अमोनिया जो है, अमोनिया का कंसंट्रेशन आपको निकालने को बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 400 केल्विन इज 4/27, और आपको Kc दिया हुआ है ना, 400 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रही होगी। अच्छा, वैसे टेम्परेचर का कोई काम होगा नहीं आपको, क्योंकि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन कराई जाती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराई जाती है। तो टेम्परेचर वो इसलिए लिख देता है कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी वो टेम्परेचर का कहीं यूज नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में। अब देखो, अब आप इक्वेशन लिख दो भाई, N2 + 3H2 से ट्वाइस अमोनिया बन रहा है, N2 भी गैस है, H2 भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। ठीक है, अब देखिए T = 0 पे नाइट्रोजन के कितने मोल ले रखे हैं, 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, अमोनिया अभी बनी नहीं, 0। अब देखो इक्विलिब्रियम पे आप वैसे ही लिखिएगा जैसे अभी तक हम लोग ऊपर लिख के आए हैं। आपको इक्विलिब्रियम में x के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आप किसी की आवाज मत सुनो, मतलब अपने दिल की आवाज सुनो केवल, और आपको x के टर्म में लिखना है हमेशा। ठीक है, तो आप 1 मोल लेके चल रहे हो और इसका एक ही कोफिशिएंट है 1 मोल, तो इससे कितने डिकम्पोज हो जाएंगे, x मोल डिकम्पोज जाएंगे। तो नाइट्रोजन के मोल कितने बचेंगे, 1 - x। हाइड्रोजन से बताओ कितने लिख दें यहाँ पे, 3 - 3x, बहुत बढ़िया। और अमोनिया के तो 0 थे, तो इसके तो 2x और बन जाएंगे, है ना। अब हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अच्छा, कंटेनर का वॉल्यूम 1 ही लीटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बन गए इनके एक्टिव मासेस। अब Kc के एक्सप्रेशन में जिसके जो भी एक्टिव मासेस है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो
अमोनिया के एक्टिव मासेस कितने हैं 2x, और N2 के 1 माइनस एक्स, और H2 के 3 माइनस 3x होल क्यूब, है ना। अब ये 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये है 1 माइनस एक्स। अब 3 ले लो आप कॉमन, है ना। 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 का क्यूब बाहर आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 1 माइनस एक्स होल क्यूब, तो ये हो गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27, 1 माइनस एक्स की पावर 4, है ना। बोलो भाई। यस यस सर। अब देखो इसका केसी आपको दिया हुआ है, केसी आपको दिया है कितना 4 डिवाइड बाई 27, तो केसी की वैल्यू रख दो। तो इसमें देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 27 से 27 हो गया। तो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल रही है, देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। और हम लोग इक्वेशन जब भी मिलेगी तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, होल बोथ साइड आप होल स्क्वायर रूट ले लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगी इक्वेशन। तो ये x हो जाएगा, ये x माइनस वो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला ओपन कर दिए, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो भाई, बन गई क्वाड्रेटिक, बन गई है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो भैया मैथ आ गई यहाँ पे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है हम लोग को, है ना। बताओ इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्वाड्रेटिक के। नो सर फॉर्मूला है उसका ही। नहीं हो रहे हैं ना? क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो फिर हम लोग श्रीधराचार्य इक्वेशन लगाएंगे ना। इसका हो Yes, sir. जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस रख दो बेटा, b की वैल्यू हो जाएगी -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और b स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4, a 1 है, c भी 1 है, अपॉन 2a। तो ये आ रहा है 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 √5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब √5 आप लोग जानते हो √5 2.2 होता है, तो 3 प्लस माइनस 2.2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक बार आप प्लस साइन लेना, एक बार माइनस ले लेना। देखो एक बार आप प्लस साइन ले लो तो हो जाएगा, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आप प्लस साइन लेके निकालिए, एक बार माइनस साइन, तो प्लस ले लेंगे तो 3 प्लस 2.2 मतलब 5.2, 5.2 डिवाइड बाई 2 मतलब हो गया आपका 2.6, है ना। और एक बार माइनस साइन ले लीजिए, 3 माइनस 2.2 तो कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 2, 0.8 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.4। अब बेटा x की 2 वैल्यू आ रही हैं, इसमें एक कंसीडरेबल होगी और एक इनवैलिड होगी, एक वैलिड है एक इनवैलिड है। तो अब ये कैसे पता लगाएं। तो आपने जब ऊपर एक्सप्रेशन बनाया था जरा देखिए, इससे यहाँ समझ में आ रहा है नाइट्रोजन के मोल है 1 माइनस एक्स, और किसी के मोल निगेटिव तो हो नहीं सकते इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए, वही वैलिड होगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली 1 से ज्यादा हो गई तो नाइट्रोजन के मोल और हाइड्रोजन के मोल बेटा निगेटिव आने लगेंगे, और इक्विलिब्रियम पे तो मोल 0 नहीं होते, रिएक्टेंट के निगेटिव तो दूर की बात है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, अच्छा भैया ये यहाँ पे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना, जो x क्या हो, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे वो वैल्यू एडॉप्टेबल होगी जो 1 से कम होगी। इसका मतलब ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ठीक है। 0.4 वाली सही है और 2.6 वाली रॉन्ग है, ये वाली वैलिड है। अब बस अब उसने पूछा क्या था देख लो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। अच्छा अमोनिया के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो अमोनिया के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितने हैं 2x/1, इतने ही तो है, बस यही पूछ रहा है हमसे। तो अमोनिया के कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे, और अमोनिया के इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 2x डिवाइड बाई 1। x की वैल्यू निकाल चुके हैं, रख देंगे हम लोग, ये आ गया 0.8। अच्छा
कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो बस सर कैपिटल हो एम गया भी लिख सकते हैं आंसर। ना? हाँ कैपिटल एम भी ले सकते हो, बिल्कुल सही, वो होता तो मोलरिटी है, मोल पर लीटर, कैपिटल एम लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तो एक आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई, कई बार ऐसा होगा क्वाड्रेटिक नहीं भी बनेगी। अब इस क्वेश्चन में बन गई तो भैया सॉल्व करना पड़ गया हम लोग को। कई बार होगा कि सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, डेटा बहुत आसान दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि और जल्दी आंसर आ जाए। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आप कर ना पाओ, बहुत बेसिक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना? इसको कर नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोगों को करना होगा, ठीक है? करके दिखाना होगा। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. अब तुम लोग के एग्जाम हो गए होंगे, अभी चल रहे हैं? किसी Sir, बच्चे हो- के चल रहे हैं एग्जाम? यस सर चल रहे हैं। अच्छा जूही तुम्हारे चल रहे हैं, ओके। और किसी के चल रहे हैं? सर ये ऑफलाइन बैच भी बंद कर दिए हैं। ऑफलाइन बैच क्यों बंद कर दिए हैं ये यार हमें भी नहीं पता है। ये तो मैनेजमेंट वालों का ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी हमें लग रहा है तुम लोग के पेपर चल रहे थे इसीलिए ऑफलाइन ऑनलाइन हो रही थी क्लासेस, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब ऑनलाइन ही चलेगा, ऐसा तो मुझे नहीं पता है ना? किसी ने बोला है क्या कि ऑनलाइन ही चलेगा? नहीं है सर, ऑफिशियली कोई नहीं बोला है सर। सर ऐसा तो नहीं बोला। नहीं वो ऐसा है भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बच्चों के सहूलियत के लिए ही शायद ऑनलाइन लग रही हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं कहीं कुछ, और क्लासें भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को कंफर्ट रहे, मतलब बच्चे कंफर्ट जोन में रहे, कि मान लो एग्जाम भी है तब भी घर से बैठ के उन्होंने पढ़ लिया, है ना? मेरे ख्याल से यही बात है भाई। बाकी अब एग्जाम अगर ओवर हो रहे हैं तो तुम लोग फिर ऑफलाइन लगेगी जैसे पहले लग रही थी वैसे। ये वाला एक करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट करिए। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लीजिए आराम से, लेकिन कोशिश करिए सॉल्व करने की। आसान है क्वेश्चन, वो डायग्राम देके भयभीत मत होइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इजी है।
हाँ, हो रहा है क्वेश्चन। Yes, sir. 0.66 है. 0.66। Yes, sir. यार आंसर तो मुझे देखना पड़ेगा यार, देखो आंसर मुझे 0.33. Yes, sir, बी 0.33 फोर आ है रहा है, ना, 1/3 आ रहा है। 0.33. Yes. 0.33 है। चेक कर लेते हैं, मुझे याद आ रहा है इसका आंसर 2/3 आता है। एक्स की वैल्यू 2/3 आती है शायद। सर 0.66 आ रहा है। Yes. अच्छा। हाँ, 0.66 है आंसर। हाँ, B4 है ना। Sir. 0.66 अगर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर Yes, sir. है ना। किसका किसका आ रहा है? यस का आ रहा है, और हैंड रेज कर दो जिसका इसका आ रहा है, मुझे पता चल जाएगा भाई किसका किसका आ रहा है। पलक का आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। संभव का आ गया, बहुत अच्छे। यस, दीपिका। सही है। वैसे ये सभी का आ जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आप बस जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, 0.66 है बेटा आंसर, 0.66। आपके कितना आ रहा है? सर मेरा 2.66 आ रहा है। 2.66। तो इसमें देखो, इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं बन रही है क्वेश्चन में? नो सर, क्वाड्रेटिक नो नहीं सर, बनेगी। क्वाड्रेटिक नहीं Sir. होगी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, आप एक बार चेक करो तो देखो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो पता चल जाएगा। देखो ये तो समझ में आ गया कि उसने बोला है कि दो डिफरेंट, उसने ग्लास बल्ब लिए हुए हैं और दोनों ग्लास बल्ब में दो गैसें फिल कर दी हैं। एक का नाम A2 है, एक का नाम B2 है, ठीक है। और जब उसने फिल करी है तो A2 के 2 मोल लिए हैं, B2 के 4 मोल लिए हैं। फ्लास्क ए का वॉल्यूम 1 लीटर है, फ्लास्क बी का वॉल्यूम 3 लीटर है। टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 ही है शुरुआत से लास्ट तक। फिर उसने बीच में जो ये वॉल लगा हुआ है बेटा, इसको शुरुआत में तो ये क्लोज होगा, फिर इसको ओपन कर दिया है ना। ओपन कर दिया तो गैसें बेटा डिफ्यूज होने लगेंगी, गैसों का नेचर होता है डिफ्यूजन का। तो A2 इधर आने लगेगी, B2 यहाँ, तो दोनों गैसों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उससे एक रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन हो रही, A2 B2 से ट्वाइस ऑफ AB बनना शुरू हो रहा है। और कुछ समय के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उसने दे दिया है, केसी की वैल्यू गिवन है 24 है। हाँ, ओनली 4 है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, स्टेब्लिश्ड, है ना। तो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा उस समय AB का कंसंट्रेशन क्या होगा। AB का कंसंट्रेशन मतलब AB के एक्टिव मासेस हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वैसे ही करेंगे। पहले तो हम लोग T=0 पे जिसके जितने भी मोल है वो लिख लेंगे। तो जब T= जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली थी तो A2 के हम लोग लेके चल रहे हैं कितने मोल, 2 मोल, और B2 के 4 मोल, और AB तो बना नहीं 0। और इक्विलिब्रियम पे फिर हम लोग अपने है ना, किसी के नहीं सुनेंगे, अपने दिल की आवाज सुनेंगे। तो 2 - x, ठीक है, 4 - x और 2x, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हमेशा x के टर्म में लिखना है आपको। तो लिख डालते हैं भाई, A2 के भैया 2 मोल, B2 के 4 मोल, AB बना ही नहीं था उस समय जब इक्विलिब्रियम आया।
तो 1 मोल से x मोल डिकम्पोज हो गया भैया, A2 का E मोल था, B2 का भी x मोल डिकम्पोज करा दिया आपने, लेकिन AB भैया 2 मोल है ना, देखो 2 मोल बैठा हुआ है, तो इसके आपको 2x मोल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि यार A2 बल्ब का वॉल्यूम 1 लीटर है, B2 का 3 लीटर, लेकिन बेटा जब आप ये वॉल्व ओपन कर देंगे तो A2 और B2 दोनों गैसों के बीच में इंटरमिक्सिंग शुरू हो जाएगी, तो पूरे कंटेनर मतलब पूरे सिस्टम का वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा? 4 लीटर। 4 लीटर। 4 लीटर। ठीक है, गुड। तो जब आप है ना दोनों को गैसों को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है जो इक्विलिब्रियम पे गैसें ऑक्युपाई कर रही होती है। तो इक्विलिब्रियम पे तो गैसें टोटल 4 लीटर वाला वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही होंगी, इसलिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, केसी का एक्सप्रेशन लिख दो। केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, सबसे पहले भैया प्रोडक्ट के लिखेगा, रिएक्टेंट से नफरत कर लीजिए, तो ए वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 इंटू V2, है ना। अब रख दो बेटा वैल्यू, तो 2x अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखो 4 4 4 हो गया कैंसिल। यस ठीक डेल्टा है, एम जी जीरो भी है। हाँ डेल्टा एन जी जीरो भी बहुत बढ़िया। डेल्टा एन जी जीरो तो वॉल्यूम वैसे भी नहीं आना चाहिए। ठीक, ये बन गया। अब इसका केसी उसने दिया है क्वेश्चन में, देखो केसी दिया है 4, तो केसी की वैल्यू 4 रख देंगे हम लोग, तो 4 से 4 भी देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको आप सही से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स। अब इधर राइट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 8 हो गया, माइनस 2x। देखे रहे ना बेटा, मैथ थोड़ी मेरी कमजोर हो गई, बहुत समय से पढ़ी नहीं है, तो कहीं गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, वैसे बनती दिख रही थी लेकिन बनी नहीं। अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आ गया 4/3। एक्स कितना आ गया, है ना, देख लो, चेक कर लो, सही है था। यस सर। 1.33 आया। है ना, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने हमसे एक्स नहीं पूछा, उसने कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए बी व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेबलिश। तो ए बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है 2x/4, वो हम लोगों से पूरा पूरा ए बी का एक्टिव मास पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ये हो गया आपका 2x/4। अब ये x की वैल्यू यहाँ चिपका देंगे, है ना, तो 2x/4 में रख देंगे भैया, 4 4 कैंसिल, 2/3, और 2/3 इतना ही आता है, 0.66 आना चाहिए, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, अगर मान ले किसी का नहीं आ रहा है तो उसने हो सकता है कि यहीं कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी हो, है ना, गलती से मिस्टेक हो सकती है। अदरवाइज जो जिसका कैलकुलेशन भी सही हो गया होगा तो उसका आंसर आसानी से आ रहा है ना। एक अच्छा ये वाला कर लो, अभी मेंस के पेपर में आया है, ये वाला भी आप ही लोगों को बताना है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा, क्वेश्चन आप ही लोगों से लगवाऊंगा मैं, आप लोगों को मुझे हीरो ही बनाना है, तो जब आप खुद से करोगे तभी चीजें आएंगी आपको। इसको अटेम्प्ट करो आप लोग, इजी है, जेई मेंस में आया है, मेंस वाले क्वेश्चन तब भी इजी ही होते हैं, है ना। एक बार इसको अटेम्प्ट करिए।
हो रहा है? Yes, sir. हाँ बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 4 4. So 4 are. 4 आ रहा है। 4 आ रहा है? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, करेक्ट है ना, 4 आंसर है इसमें। अच्छा, कितने बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया है? वो बात अलग है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है, लेकिन ये समझ में आ गया कि करना क्या है ना? Yes. ये तो यस समझ में सभी को आएगा होगा कि करना क्या है। यस सर। sir. नहीं तब तो सही है। देखो रिएक्शन आपको दी हुई है ना, रिवर्स वालेशन। फिर उसने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। उसने इनिशियल कंसंट्रेशन में ए और बी के कंसंट्रेशन में एक रिलेशन दे दिया कि जो बी का कंसंट्रेशन है वो ए के कंसंट्रेशन का 1.5 टाइम्स है। तो ए का चलो ए ही मान लेते हैं, स्मॉल है, तो बी का हो जाएगा 1.5 ए, है ना, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। और सीओडी प्रोडक्ट है तो 0 0 कर लीजिए। इक्विलिब्रियम पे आप अपने दिल की आवाज सुनिए, एक्स के टर्म में लिखिए तो a माइनस एक्स 1.5 a माइनस 2x, है ना, क्योंकि बेटा ये देखो b के 2 मोल हैं और c के 2x और d के x, ये आपने लिख लिया इक्विलिब्रियम पे। फिर उसका यहाँ पे उसने एक कंडीशन और दी है, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b वर फाउंड टू बी इक्वल। उसके अकॉर्डिंग उसने जब देखा तो इक्विलिब्रियम पे ए और बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल पाया। तो आप क्या कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल कर दीजिए। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 ए। अच्छा, आदित्य ने x की वैल्यू बता दी 1/2, है ना, x इतना ही आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यस सर। हाँ 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लिए तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस ए, तो 0.5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स और ए में एक रिलेशन टाइप का आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है a/2, है ना। अब देखो आपको पूछा उसने केसी ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ही होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी होल स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए इनटू बी होल स्क्वायर। अब सी का एक्टिव मास 2x है, लेकिन इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू x, और ए का एक्टिव मास a माइनस एक्स, और ये है 1.5 a माइनस 2x। अब जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू a के टर्म में रख दीजिए। x की वैल्यू a/2 है, तो ये हो जाएगी a/2, और यहाँ भी a/2। जहां जहां x आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और ये 1.5 a माइनस a/2, तो ये 2 कैंसिल, और इधर आ गया a स्क्वायर यहाँ से और a/2, तो a³/2 आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a/2 यहाँ से आ गया, और ये तो कैंसिल ही होता दिख रहा है, तो 1.5 a में a के गया तो 0.5 a बचा, मतलब a/2 बचा, है ना। लेकिन इसका स्क्वायर भी तो होगा, हाँ यार इसका स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर भी तो है। अब देखो a³ भी कैंसिल होता दिख रहा है ना,
ए स्क्वायर ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये बचा हाफ, और ये 1/2, और ये 1/4, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया। अब चौथी मंजिल ऊपर ही जाएगी तो 4 ऊपर आके 4 ही हो जाएगा, तो केसी आपका 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें मेन जो पहली लाइन जो लिखते हैं बस वो उसमें गड़बड़ नहीं होगा, तो बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो कैलकुलेशन होता है एक तरह का, है ना, तो आप आसानी से कर ले जाओगे क्वेश्चन। तो केसी को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही केपी को निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग केसी को कैलकुलेट करने का मेथड देख रहे थे, अब इसमें लिख लीजिए हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी, हाउ टू राइट expression of Kp in term of mole। ठीक है, तो अब हम लोग Kp को लिखने का तरीका सीखेंगे, मतलब Kp को कैसे लिखेंगे मोल के टर्म में। ठीक है, तो Kp को लिखने का क्या तरीका है समझते हैं। रिएक्शन कोई भी ले लीजिए, चलो यही ले लेते हैं, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, N2 + H2 से ट्वाइस अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इनिशियल कंडीशन वही सेम ले लेते हैं जो अभी लेके चले थे शुरुआत में, कि नाइट्रोजन के A मोल लिए थे मैंने और हाइड्रोजन के B मोल मैंने लिए थे। ठीक है, और B लीटर का कंटेनर था। अच्छा, Kp जब आपको पूछेगा बेटा Kp का एक्सप्रेशन, तो वो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं देगा, वो आपको टोटल प्रेशर देगा। ये एक हिंट भी होती है इस बात की कि कभी आपको कंटेनर का टोटल प्रेशर दे दे, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दे दे, तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली वो आपसे केपी निकलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, केपी जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, और इक्विलिब्रियम पे अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन है तो आप समझ जाइएगा कि आपको केपी का वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रिएक्शन तो मैंने लिख ही दी है। ठीक है, अब देखो T = 0 पे नाइट्रोजन के कुछ A मोल लिए आपने, हाइड्रोजन के कुछ B मोल लिए, और अमोनिया अभी बना नहीं इसलिए 0 है। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम पे हम लोग फिर से वही बात है, अपने दिल की आवाज सुनेंगे, x के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A - x, B2 हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन का हो जाएगा B - 3x, और अमोनिया के हो जाएंगे 2x। ठीक है, बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। यस Yes, sir. अब देखो यहां से चेंज हो जाएगा, देखो अब आपको केपी कैलकुलेट करना है। केपी हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, केपी जो होता है ना पार्शियल प्रेशर के टर्म में डिफाइन होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट जो है बेटा उसका पार्शियल प्रेशर पहले लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में अमोनिया ही है, और उसके जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में लिख देंगे। मतलब लिखने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे केसी लिख रहे थे। अब केसी में हम लोग वहां पे मोलर कंसंट्रेशन ले रहे थे, एक्टिव मासेस, यहाँ पे आपको पार्शियल मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर लेना है बस। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 चलो बना देते हैं इसको। ये हमारा केपी का अभी जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना। अब यहाँ पे एक समस्या की बात बस ये है कि हमें अभी इन पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज नहीं पता है ना, है ना। यहाँ पे हमें अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है नहीं पता है, नाइट्रोजन का कितना है नहीं पता है, हाइड्रोजन का कितना है नहीं पता है। अगर ये वैल्यूज हमें पता चल जाए और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा केपी की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। तो अब हम लोग का Yes, sir. टारगेट क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, है ना, कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें। तो पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन डाल्टन्स लॉ से करते हैं, है ना। पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डाल्टन लॉ से, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर।
ठीक है, इज डन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है, नाम से मत घबराइए। डाल्टन्स तो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम सब ऐसे ही होते हैं। तो हमें डाल्टन्स लॉ के हेल्प से निकालना होता है। देखो डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन भैया क्या कहते हैं, सुन लो इनकी बात। देखो डाल्टन जी ये कहते हैं कि अगर मान लो आपने कंटेनर लिया और एक आपके कंटेनर में मान लो 2 गैसें हैं, या 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, मैं 2 मान के चल रहा हूँ, अभी सिंपल एक लेके चल रहा हूँ। ए और बी 2 गैसें हैं, ठीक है, और दोनों आपस में, दोनों का आपने मिक्सचर बना रखा है ना, और मिक्सचर में एक के कुछ N1 मोल है, ठीक है, और बी के कुछ N2 मोल पड़े हुए हैं। एक आपने गैसियस मिक्सचर लिया हुआ है, गैसों का मिक्सचर है, उसमें ए के कुछ N2 मोल है और बी के ए के N1 मोल है, बी के N2 है, ठीक है। तो अच्छा, टोटल प्रेशर, यहाँ पे एक आपने बैरोमीटर लगा दिया और उससे आपने टोटल प्रेशर मेजर कर लिया। इधर आपने मान लो कि एक ऐसे बैरोमीटर लगा दिया, इससे आपने टोटल प्रेशर मेजर कर लिया पूरे मिक्सचर का, और वो टोटल प्रेशर कुछ मान लो पीटी है, पीटी मान लेते हैं, ठीक है, या पी नॉट भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो ये पीटी है। तो ऐसे केस में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो उनका कहना था किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है मिक्सचर में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस गैस का अपना क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट नामक चैप्टर में। उसमें हम लोग पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उनके मोल अपॉन टोटल मोल, है ना। अब जैसे ए के मोल फ्रैक्शन लिखने, तो ए के मोल कितने हैं, N1, तो ये ले लो बेटा न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड में क्या कर दो, टोटल मोल। तो टोटल में बेटा 2 ही गैसें हैं, जितनी भी गैसें हो टोटल उनके मोल का सम कर दीजिए, इससे उस गैस का हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बोलो भाई। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए, जब भी 2 गैसें या 3 गैसों का मिक्सचर हो और उसमें किसी एक गैस का, आपको पर्टिकुलर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, तो सीधा सीधा डाल्टन लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई देयर टोटल प्रेशर, ठीक है। Yes, बोलो sir. भाई, है ना। Yes. अब देखो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ रहा है, अब देखो आप सिचुएशन आ जाइए रिवर्सिबल रिएक्शन में, कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वहां पे एक नहीं 3 गैसें मौजूद हैं इस वाले इक्विलिब्रियम में। उसमें कुछ मोल बेटा किसके पड़े हुए हैं, N2 के पड़े हुए हैं, A माइनस एक्स मोल N2 के पड़े हुए हैं। इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के कितने मोल पड़े हुए हैं, B माइनस 3x, और अमोनिया के भी कितने पड़े हुए हैं, 2x। तो यहाँ पे इन तीनों गैसों का एक मिक्सचर बना हुआ है ना। और इक्विलिब्रियम पे मोल कांस्टेंट हो जाते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है तो मोल या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों गैसों के मिक्सचर में इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताओ कितना है, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो लिख देता हूं मैं नीचे, जैसे मुझे ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में निकालना है, इन एबव इक्विलिब्रियम वी हैव टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब देखो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उनके मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब नाइट्रोजन के मोल देखो इक्विलिब्रियम में कितने हैं, A माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अच्छा, टोटल मोल तो तीनों के सम के बराबर होगा, है कि नहीं, तीनों कैसे हैं तो तीनों के सम के बराबर, तो टोटल मोल हो जाएंगे A प्लस बी माइनस 2x, है ना। टोटल मोल कितने हो जाएंगे,
ए प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, तो अगर हम लोग को नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर निकालने हैं तो नाइट्रोजन के जो मोल हैं उसमें बेटा टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल a माइनस बी माइनस 2x इंटू पीटी। ठीक है, टोटल मोल चाहे तो एक बार आप निकाल लीजिए। टोटल मोल जो होंगे वो तीनों गैसों के मोल्स का सम होगा इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो a माइनस एक्स बी माइनस 3x प्लस 2x, तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर हो गया नाइट्रोजन के। अब ऐसे ही निकाल लीजिए आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, और हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन है b माइनस 3x अपॉन टोटल मोल इनटू पीटी। ऐसे ही आप अमोनिया के लिख लीजिए। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, अमोनिया के मोल 2x है डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू पीटी। ठीक है, तो ये आपने डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करके तीनों गैसों के क्या निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर, है ना। ये वाला नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये अमोनिया का। अब ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी इक्वेशन नंबर 1 में। नाइट्रोजन का यहाँ पे रख दीजिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे रख दीजिए, अमोनिया का यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली मैं आपको रिलेशन बता दे रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफाई करके Kp का बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी होल स्क्वायर। नाइट्रोजन का हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी, और हाइड्रोजन का b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। देखो टोटल मोल a प्लस बी माइनस 2x होल स्क्वायर, इसके होल क्यूब से जब कैंसिल हो जाएगा तो एक तो ये बचेगा ही a प्लस बी माइनस 2x, एक ये, तो इसका होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 3x इंटू a प्लस बी माइनस 2x अपॉन पी टी होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का आ रहा है। तो ये केपी निकालने का सब्जेक्टिव मेथड होता है ना। ये वैसे किसी भी बुक में देखोगे तो यही मेथड आपको दिया भी जाएगा। ओरिजिनल मेथड और ओरिजिनल सब्जेक्टिव मेथड यही होता है। लेकिन आप देख रहे होगे कि यार इतनी देर से मैं करता जा रहा हूँ तब जाके लास्ट में बड़ी मुश्किल से निकला है केपी, है ना। तो सब्जेक्टिव मेथड में यार थोड़ा टाइम लगता है कि फालतू की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा ही होती है। सब है ना, कि पहले आप डाल्टन्स लगा लगा के भैया सबके निकालो पार्शियल प्रेशर और फिर रखो, है ना, कट्टा पिट्टी करो, तो उसमें 2 4 5 लाइन एक्स्ट्रा ही हो जाती है ना। तो तब भी ये प्रोसीजर पता तो होना ही चाहिए कि ओरिजिनल मेथड क्या है। ओरिजिनल मेथड तो ये केपी निकालने का, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना फिजिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ इतना टाइम होता है कि आप डाल्टन ला लगाओ, बकायदा पार्शियल प्रेशर निकाल के रखो। टाइम कम ही होता है, बहुत काफी कम होता है। तो आपको मैं फिर एक शॉर्ट मेथड अब बताने जा रहा हूँ, केपी निकालने का एक आसान तरीका, कि आपका यही आंसर आ जाए लेकिन ये फालतू की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना। इससे बच जाओ आप लोग तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, है ना। टाइम ही तो बचाना है, जिसने टाइम बचा लिया वही है हीरो। तो देखो भाई इसमें लिखो, है ना, SID मेथड। ये मेथड मैंने ही बनाया तो इसको मैंने नाम दे दिया SID मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, मतलब ये मेथड क्या है, कैसे हम लोग शॉर्ट में करेंगे, केपी का एक्सप्रेशन कम समय में निकालना है। तो देखो आपको शुरुआत की 2 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी भाई, इससे तो आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ए बी और 0 मतलब जिसके 2 जो मोल लिए हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम वाले भी लिखने पड़ेंगे।
ये करने में इतना टाइम लगेगा भी नहीं आपको। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात आई समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? अब देखो इसके बाद सीधे अगर यही वाली चीज लिख दिया जाए तो क्या बढ़िया रहेगा, है ना? मतलब वो डाल्टन लगाने से बढ़िया कि सीधे केपी का एक्सप्रेशन हमें मिल जाए फाइनल वाला। तो उसका तरीका ये देखो, आप जैसे केसी लिखते आ रहे थे, है ना, वैसे ही मन में सोचिए कि मैं केपी लिखने जा रहा हूँ। तो केसी में क्या लिखते थे? पहले प्रोडक्ट के लिखते थे, एक्टिव मासेस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के। लेकिन इसमें आपको एक्टिव मास ना लिख के केवल मोल लिखने हैं, है ना? आपको आपको वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना है, कहने का मतलब आपको वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना है। तो पहले आप अमोनिया के जो मोल है वो लिख दीजिए, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्विलिब्रियम वाले चाहिए हमें, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इनटू पीटी अपॉन एन टोटल, पीटी अपॉन एन टोटल होल पावर डेल्टा एन जी। ये कर दीजिएगा, सीधे आपका केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप जनरल फॉर्मूला जो भी प्रोडक्ट है ना, देखो मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख दिया कि जो भी प्रोडक्ट है उनके जो मोल्स हैं उनको आप न्यूमरेटर में लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, पाई मैंने इसलिए लगा दिया, पाई जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो उनके मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और उसके आगे लिख देंगे पीटी अपॉन एन टोटल रेस टू पावर डेल्टा एन जी, है ना? पीटी अपॉन एन टोटल रेस टू पावर डेल्टा एन जी, है ना? अब देखो जैसे इसी में लिखना है मुझे, डायरेक्ट केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो पहले मैं प्रोडक्ट्स में देखूंगा, प्रोडक्ट में अमोनिया के कितने मोल हैं, 2x, तो 2x इंटू होल स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि अमोनिया के कोफिशिएंट 2 है ना? तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के मोल a माइनस एक्स, है ना, इन की पावर 1 हो जाएगी, b माइनस 3x की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो पीटी अपॉन एन टोटल, पीटी तो टोटल प्रेशर है, एन टोटल आप देखो इन तीनों के मोल का सम कर दीजिए, वो एन टोटल हो जाएगा। तो एन टोटल हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2x, और इसकी पावर डेल्टा एन जी, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है? -2, तो पावर -2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देखो दोनों चीज सेम आ गई। इसको देखिए, जो आप पूरी सी मेहनत करके लाए थे, पूरा डाल्टन ला निकाल के, और यहाँ पे कम मेहनत में आपने सीधे वही रिजल्ट लिख दिया। Yes, ठीक sir. है, तो केपी को लिखने का ये सिंपल नॉर्मल मेथड है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम लोग यही करेंगे आगे से। ठीक है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है कि आप डाल्टन ला लगाओ और करो। वैसे ये कन्वेंशनल मेथड है, दिस इज ए कन्वेंशनल मेथड, ऐसे ही करना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर में, है ना? सब्जेक्टिव, अच्छा स्कूल पेपर में आए तो आप सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही करिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपको मैं एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ, आप सीधे इसी को अप्लाई करके उसका लिखिए, केपी का एक्सप्रेशन, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो खटाखट आप कर ले जाओगे, गड़बड़ियाँ सर होने के चांसेस नहीं रहे। हाँ हाँ, बताओ बेटा। सर वो डेल्टा एनजी कैसे आया है? डेल्टा एन जी कैसे आया है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नहीं था क्या? नहीं सर।
डेल्टा एन जी निकालने का तरीका क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड मोल्स होते हैं, है ना, उनके डेल्टा एन जी को लिखते हैं गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब जैसे अमोनिया के मोल कितने हैं, 2 है प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, तो प्रोडक्ट के मोल में रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दीजिए, तो डेल्टा एन जी आ गया -2। ठीक है, ओके सर। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, है ना, इसी वाले फॉर्मूले से निकालने का, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, लेकिन गैसों के ही मोल लेना। अभी तो खैर हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में सभी गैस ही है, लेकिन कई बार हेट्रोजीनियस भी मिलेगा, तो उसमें गैस के ही लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें PCl5 के मोल A है, अभी PCl3Cl2 बना नहीं है। इक्विलिब्रियम पे मोल आपको लिखने हैं, मैं नहीं बताऊंगा कितने कितने हैं, है ना। और कंटेनर का टोटल प्रेशर मान लो PT है, जिस भी कंटेनर में ये हो रही है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर PT है, तो आपको KP का एक्सप्रेशन बताना है, सीधे वही डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा के। यस सर। यस हाँ सर, हो गया। बताइए, बताइए क्या आ रहा है। सर सर एक्स एक्स स्क्वायर R upon A minus A. एक्स स्क्वायर अपॉन A A माइनस minus X A minus X. A माइनस एक्स, into आगे into into total pressure upon A plus X. टोटल प्रेशर अपॉन A प्लस एक्स, है ना। Yes, Yes. और इसकी पावर में क्या आ रहा है, -1 -1। Plus 1. प्लस प्लस 1 है, हाँ +1 आएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, यही आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। तो यही आप लोग को बस प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जैसे PCl5 के A मोल है, तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे A माइनस एक्स, PCl3 के X, Cl2 के भी X, ठीक है। अब KP में इनके मोल के रिस्पेक्ट में आप जैसे KC का एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे लिख लीजिए, X इंटू एक्स अपॉन A माइनस एक्स इंटू PT अपॉन N टोटल। तो PT अपॉन N टोटल, N टोटल तो इन्हीं के तीनों के मोल का सम होगा। N टोटल आप साइड में निकाल लीजिए, N टोटल हो जाएगा A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक x तो कैंसिल ही हो गया और बच गया A प्लस एक्स। और इस रिएक्शन के डेल्टा Ng आप निकालोगे तो डेल्टा Ng हो जाएगा 1 + 1 - 1, 1 ही आ रहा है, तो पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको A माइनस एक्स और A प्लस एक्स को लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू PT, बस यही आंसर है ना। बाकी वो सब वैल्यू आपको दे ही जाएगी, न्यूमेरिकल जब करोगे तो इनमें से कोई एक ही अननोन होगा, बाकी सब पता ही होगा आपको, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो KP के एक्सप्रेशन में ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी कि जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है ना, एक यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था ना कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम। और इसी में ये बात भी ऐड कर लीजिएगा कि अगर डेल्टा Ng 0 है तो Kp का जो एक्सप्रेशन होगा वो टोटल प्रेशर से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा Ng 0 है तो वहां पे Kp और Kc वैसे भी बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि Kc और Kp डेल्टा Ng 0 होने पे क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो Kc जो है जो वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और Kp जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टोटल प्रेशर से।
ठीक है, क्लियर है? जैसे एक इस बात को एक एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने एसिटिक एसिड लिया और उसमें एथेनॉल ऐड कर दिया, तो ईस्टर बनने लगेगा इसमें। एसिड का H और बेस का OH, वाटर हटा दीजिए, तो इसी को जोड़ के लिख दिया, ईस्टर बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस वाटर। ठीक है, एक्वस फेस में होती है रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्वस फेस में होती है। अगर इसमें T=0 पे इसका मोल A दे दिया जाए, इसका मोल B दे दिया जाए, 0 0, है ना, और इक्विलिब्रियम पे आपसे पूछा जाए भाई ये मोल आप ही लोगों को लिखने हैं भैया, इसके कितने बन रहे हैं, और इसका एक बार आप Kc का एक्सप्रेशन लिखिए और इसका एक बार आप Kp का एक्सप्रेशन लिखिए। देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो दोनों बराबर आना चाहिए वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन एक बार आप करके देखिए, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर को हम लोग V और PT मान लें। हाँ, टोटल वॉल्यूम V ले लेना Kc का एक्सप्रेशन लिखते समय, और टोटल प्रेशर PT ले लीजिएगा Kp के एक्सप्रेशन में। ये सर दोनों सेम आ रहा है ना, दोनों की वैल्यू सेम आनी है चाहिए ना, Kc और Kp इक्वल आने चाहिए, है ना। आ रहे बेटा सभी का? यस सर। एसिटिक एसिड के मोल हो जाएंगे A-X, एथेनॉल के B-X, इन दोनों के X है। अच्छा, Kc लिखोगे तो आपको V से और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, V से और डिवाइड कर दीजिए तो ये बन गए इसके एक्टिव आसेस। तो Kc का एक्सप्रेशन में पहले प्रोडक्ट के एक्टिव आसेस लिख लेंगे, ईस्टर मल्टीप्लाई वाटर डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई एथेनॉल, तो ये हो जाएगा X डिवाइड बाई V इंटू X डिवाइड बाई V डिवाइडेड बाई A-X डिवाइड बाई V B-X डिवाइड। अब V कैंसिल ही होता दिख रहा है, तो ये आ गया x² अपॉन A-X इंटू B-X। ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। Kp का जब लिखोगे तो डायरेक्ट आप V को हटा दीजिएगा, मतलब V से कोई लेना देना नहीं, है ना। इसमें आप लिखिएगा x इंटू एक्स अपॉन A-X इंटू B-X इंटू PT अपॉन n टोटल, है ना। n टोटल आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा A-X प्लस B-X प्लस x प्लस x, तो x देखो कैंसिल ही हो गया, टोटल मोल आ गए A प्लस B, तो ये हो गया A प्लस B। लेकिन अब वही बात है ना कि डेल्टा Ng 0 ही है, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, डिसअपीयर ही हो जाएगा। भाई किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना। देखो सेम आ गया, Yes. है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो Kc आप चाहे Kc का एक्सप्रेशन लिख दो चाहे Kp का, वो बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको अगर डेल्टा Ng 0 दिया हो तो Kp की वैल्यू आपने अगर निकाल ली है तो वही वैल्यू Kc की भी हो जाएगी, है ना, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो एक क्वेश्चन चलो करते हैं फिर, Kp पे एक क्वेश्चन करना बनता है।
है ना? आप लोग के एग्जाम हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग और बाय कर लो, इसे बाय एक बार कर लो बेटा, वहां सर्दी है, बाय करो, बाय। हां वेरी केपी का एक क्वेश्चन करा जाए। कौन सा करोगे तुम लोग? इसमें तो यार आसान ही दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 1 तो आसान होती है बहुत। एक्सरसाइज 2 किया करो तुम लोग। अच्छा, कौन कौन सी सीटें अभी बची डिस्कशन के लिए? आप लोग के एग्जाम जैसे हो ही गए, तो एक एक सीट डिस्कशन भी करते रहा जाए। पीरियोडिक Sir, टेबल, but- केमिकल बॉन्डिंग, Sir, Sir, atomic. atomic. एटॉमिक एटॉमिक में क्या बचा है? एटॉमिक तो हो ही गया Sir, No, this sir. कर है। नाइस हुआ है सर। एटॉमिक में एक्सरसाइज 1 तो हो ही गई होगी, नहीं नो होगी? सर, कुछ नहीं No, हुआ। sir. अरे नहीं भाई, यस सर, सही में। यस सर, कुछ नहीं हुआ। अरे एटॉमिक में बच रहा है, यस सर। ऐसा कैसे? यस सर, 3 शीट्स पेंडिंग है। तो एक एटॉमिक हो गया। पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हुआ है कुछ अभी नो डिस्कस? सर। नो सर। No, sir. अच्छा, तो इसको यार करते रहो यार। मतलब अब करना, अभी तो चलो पेपर चल रहे थे, है ना? अब करना शुरू कर दो आप लोग। कर अब रखी ये है। टारगेट रखो कि एक हफ्ते में हर एक वीक एक एक सीट, पुरानी सीट डिस्कस करते जाओ, है ना? ओके ओके सर। Yes, तो बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं रहेगा फिर, ऐसे फिर वो बढ़ता ही जाएगा, नहीं तो फिर, है ना? अब जैसे ये कि ये हफ्ता तो लगभग निकल ही रहा है। अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक का टारगेट रखो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग अटेम्प्ट करके रखो। अगर नहीं किया तो अटेम्प्ट करके रख लो आप लोग। एक्सरसाइज 1 पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब लगाने को तो आप लोग एक्सरसाइज 1 और 2 3 तीनों ही लगाना है, लेकिन अभी ये मान के चलो फर्स्ट राउंड में एक्सरसाइज 1 तो कर ही लेते हैं, है ना? फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड फिर ये मानेंगे जब हम लोग का सिलेबस हो जाएगा, तो उसके बाद करीब महीने भर का टाइम मिलता है। 11th का सिलेबस जब खत्म होता है और 12th का शुरू होता है, तो उसके बीच में मिलता है एक महीने का टाइम। तो उस पीरियड में एक्सरसाइज 2 निपटा दी जाएगी, 3 निपटा दी जाएगी, लेकिन 1 तो सबकी कर ही डालो आप लोग, है ना? बोलो भाई। yes. ओके Yes, सर। sir. ठीक है, एक एक सीट लगाते जाओ, क्योंकि अब क्या है कि तुम लोग के फाइनल एग्जाम कब तक होंगे? कुछ फरवरी आइडिया है अभी? सर फेब में। फेब में होंगे? यस सर। इतनी यस सर। जल्दी? अभी तो तुम लोग के खत्म हुए हैं हाफ ईयरली एग्जाम। सर हर Sir, बार मेरे तो फरवरी अभी में होता चल रहे हैं। सर फेब के एंड में होंगे शायद। अच्छा, तो नाइंसाफी यार, मार्च आर्च में होने चाहिए तुम लोग के पेपर। क्योंकि ये मान लीजिए कि दिसंबर 15 दिसंबर तक कुछ बच्चों के चल ही रहे हैं पेपर अभी। तो 15 दिन ये हो गए, जनवरी, है ना? और फिर फरवरी में फिर आपका मतलब 2 सर महीने शायद के बाद 2 महीने तो कम है ना, एक तरह से देखा जाए तो। 3 महीने का डिफरेंस होना चाहिए हाफ ईयरली एनुअल में। अब इस साल सब लेट चल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं स्कूल वाले भी। हाफ ईयरली एग्जाम ही लेट हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? यस वैसे सर, हाफ ईयरली सितंबर में होता है। सितंबर सितंबर में हो जाते थे। हाँ, हाफ ईयरली सितंबर में हो जाते थे। से इस बार लेट हुआ है।
ये लेट हो गया तो इधर टाइम सफिशिएंट मिलना, मतलब कि 2.5 महीने कम से कम मिलना चाहिए। तो यह हो सकता है कुछ चैप्टर कट जाए, ऐसा भी हो सकता है फाइनल एग्जाम में सारे ना आए। स्कूल वाले में भरोसा नहीं, वो देंगे पूरा ही, कट नहीं करेंगे। स्कूल वाले भैया कट नहीं करते। चलो खैर, हम लोग को तो करना ही करना है, तो आप लोग एक सीट लगाते रहिए, ठीक है। हर एक वीक में एक सीट रखिए, तो एक दिन केवल हम लोग डिस्कशन का ही रखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और इस संडे उसकी बॉन्डिंग की क्लास भी है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग में जो एक लेक्चर बचा हुआ है उसको भी करा देते हैं। जैसे देखो ये बहुत ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, और कह रहा है इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में कितना है, पी है, देन कैलकुलेट केपी फॉर द गिवन रिएक्शन, इसके लिए केपी निकालना है। अब ये रिएक्शन अगर ध्यान से देखो तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे देता है ना। इसमें जैसे सिल्वर नाइट्रेट देखो तो सॉलिड है, सिल्वर भी सॉलिड है, लेकिन NO2 गैस है, O2 गैस है। और Kp आपको पता होना चाहिए, Kp गैसियस स्पेसीज के लिए डिफाइन होता है, गैसियस हो या एक्वस हो, है ना, उसके लिए डिफाइन होता है। सॉलिड का क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, सॉलिड का पार्शियल प्रेशर डिफाइन ही नहीं होता है ना। बोलो भैया। तो देखो T Yes. इक्वल टू 0 पे इसके A मोल लिए, इसके 0 0 0, जब इक्विलिब्रियम आया तो ये हो गया A माइनस एक्स, ये x, ये x, ये x, है ना। अब देखो जब आप Kp लिखेंगे तो Kp का एक्सप्रेशन में हमें पार्शियल प्रेशर केवल गैसों के तो लेने होते हैं, तो इसमें गैस से देखा जाए तो प्रोडक्ट साइड NO2 है और O2 है ना, तो केवल इन्हीं का हमें पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड है। बोलो भाई, यही तो इसका Kp का एक्सप्रेशन होगा, यस। है ना। इसमें ये लिखना तो गलत हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Ag अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना, क्योंकि सॉलिड का पार्शियल प्रेशर डिफाइन ही नहीं होता है। तो अब क्या करें, मतलब ये तो चलो लिख दिया, अब हम लोग डाल्टन लॉ लगाएंगे। तो डाल्टन लॉ में से NO2 का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो वो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब NO2 के मोल, अपने मोल कितने इक्विलिब्रियम पे, x है, ठीक है। अच्छा बताओ टोटल मोल कितने लेके चले यहाँ पर, तो 3x/2। हाँ 3x/2। डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि टोटल मोल जो हम लोग को लेने होते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, वो भी केवल गैसों के ही होने चाहिए, क्योंकि गैसें ही अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो टोटल मोल में केवल NO2 के लीजिएगा और O2 के लीजिएगा, ठीक है। तो NO2 के x और O2, अच्छा O2 के x/2 होंगे, ठीक है, मैंने x लिख दिया x/2, तो ये हो गया 3x/2। तो NO2 के पार्शियल प्रेशर हो जाएगा x अपॉन 3x/2 इंटू PT, है ना। x x कैंसिल ही हो रहा है, तो ये हो गया 2/3 इंटू PT। ऐसे ही O2 के लिख लीजिए, O2 के पार्शियल प्रेशर कितने हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू PT, तो O2 के अपने मोल हैं x/2, तो टोटल कितने हैं 3x/2, 2 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू PT। अब ये वैल्यूज रख दीजिए, NO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ रख दीजिए और O2 का यहाँ रख दीजिए, तो उससे Kp आ जाएगा। Kp का आप वो शॉर्टकट वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, मैंने आपको पूरा डाल्टन लॉ के थ्रू बता दिया,
शॉर्टकट से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में ध्यान रखना केवल उन्हीं के मोल लेना जो गैसें हैं, ठीक है। सॉलिड शॉर्टकट वाले मेथड में भी ध्यान रखना सॉलिड के मोल इग्नोर कीजिएगा हमेशा। ठीक है, ये केपी का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो रही बात? Yes. Yes. तो इसमें चलो थोड़ा होमवर्क आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कर लेना है सीट से। पिछली क्लास में कुछ दिया था होमवर्क? इसमें देखो होमवर्क में आप लोग क्या करिएगा, सेक्शन ए तो मैंने शायद दे ही दिया था पिछली बार ही, है ना। सेक्शन ए आपने लगा ही लिया होगा, सेक्शन बी भी आपने लगा ही लिया होगा, केसी वाला भी, ठीक है। सेक्शन सी कर लीजिएगा आज, ये शायद मैंने पिछली बार नहीं दिया होगा केपी वाला, तो ये आप आज कर लेंगे तो हो जाएगा आपसे। सेक्शन डी केपी केसी में रिलेशन, ये भी आपसे हो जाएगा, है ना। इसके बाद सेक्शन ए बी सी डी हो गए 4। सेक्शन ई अभी, हाँ बस सेक्शन डी तक करिएगा, अभी सेक्शन ई फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, रिएक्शन क्यूसेंट वगैरह। तो शुरुआत के 4 सेक्शन पार्ट 1 से और पार्ट 2 से दोनों से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. चलिए अच्छा एक एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा करते हैं कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन नहीं हुआ है ना। Yes. तो एक काम ये हो सकता है